हेलो क्लास 11th। आज हम लोग मंगोल आफ्टर चंगेज़ खां पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जब चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई उसके बाद मंगोलों ने अपने साम्राज्य पर कैसे शासन किया था, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थीं। चलिए देखते हैं। वैसे हम एक चीज़ तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि मंगोल साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। एक बार आपको मैप में दिखा देती हूँ, उसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, याद भी आ जाएगा कि मैप देखिए कितना बड़ा उनका साम्राज्य था। ये देखिए, ये मंगोल साम्राज्य है जो कि यहाँ से रशियन प्रिंसिपैलिटीज़ यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट होता है और यहाँ से आकर पूरे चाइना को कवर करता है पूरा। और इधर भी देखिए आप, यहाँ तक भारत के पूरे बॉर्डर को इन्होंने वही किया होता है, यानी कि पर्सिया वगैरह सब इनके कब्ज़े में उस समय था। बगदाद देखिए यहाँ है, और भी बाख और निशापुर, इन सब, समरकंद, ये सब इनके कब्ज़े में था। ये सारा इलाका जो था मंगोलों के कब्ज़े में था और मंगोल साम्राज्य के अंदर ही आता था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते कितना बड़ा साम्राज्य इनका था। अब देखते हैं हम ये चैप्टर का ये पार्ट। We can divide Mongol expansion after Genghis Khan's death into two distinct phases. The first, which spanned the year 1236 to 1242, when the major gains were in Russian steppes, Bulgar, Kiev, Poland, and Hungary. The second phase, including the year 1255 to 1300, led to the conquest of all China, 1279, Iran, Iraq, and Syria, the frontier of the empire established after these campaigns. तो चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य के विस्तार को दो अलग अलग स्थिति में हम बांट सकते हैं। पहला फेज था 1236 से 1242 तक, जिसमें प्रमुख सफलता थी रशियन स्टेपीज़ में, बुल्गर जो कि आज के बुल्गारिया में है, और कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है आज, और पोलैंड और हंगरी, इन सब पर कब्ज़ा किया गया था। दूसरे फेज़ में जो सेकंड फेज़ था उसमें देखिए जो कि 1255 से 1300 तक था, जिसमें चाइना पर जीत हुई और 1279 में, और फिर ईरान, इराक और सीरिया पर इनकी जीत हुई थी। इन अभियानों के बाद मंगोल साम्राज्य का फ्रंटियर या बॉर्डर तय कर दिया गया था। The Mongol military forces met with few reversal in the decade around 1203, but quite noticeably after 1260, the original impetus of campaign could not be sustained in West. Although Vienna and beyond it, Western Europe as well as Egypt was within the grasp of Mongol forces, their retreat from the Hungarian steppes and defeat at the hand of the Egyptian forces signaled the emergence of new political trend. और फिर क्या हुआ? मंगोल मिलिट्री फोर्सेस में कुछ बदलाव इस दशक में किया गया था 1203 के बाद, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 1260 के बाद ही जो पुरानी प्रेरणा कायम नहीं रखा जा सका, जो पुरानी प्रेरणा थी उसको ये कायम नहीं रख सके, और ख़ास तौर पे वेस्ट में। हालांकि वियना जो कि आज के ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और इसके आगे पश्चिम यूरोप के साथ इजिप्ट भी मंगोल के सेना की पकड़ में था। उनका पीछे हटना हंगेरियन स्टेपीज से और इजिप्ट की सेना से हार ने एक नए पॉलिटिकल परंपरा की तरफ इशारा था। इसमें दो पक्ष थे। अब हम देखेंगे और क्या था। There were two facets in this. First was the consequences of the internal politics of succession within the Mongol family, where the descendant of Joki and Ogdei allied to control the office of Great Khan in the first two generations, and these interests were more important than the pursuit of campaign in Europe. पहले फेज में क्या हुआ?
पहला था अंदरूनी राजनीतिक उत्तराधिकार की लड़ाई मंगोल परिवार के अंदर ही, जहां जोकी के उत्तराधिकारी और औगदेई परिवार के उत्तराधिकारी ने ग्रेट खान यानी चंगेज़ खान की सत्ता को दोनों 2 जनरेशन तक इन्होंने मिलजुल कर कंट्रोल में रखा। इनकी ये दिलचस्पी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी बनिस्बत के कि यूरोप के पर हमला करने के। मतलब इनका इंटरेस्ट जो था वो पहले था कि जो एंसेस्ट्रल पावर जो मिल रहा है उनको वो कायम रखें। अब हम देखेंगे दूसरा फेज़ क्या था। The second compulsion occurred as Jochi and Ogdei lineages were marginalized by Tuluid branch of Genghis Khan descendant with the accession of Mongke, a descendant of Tului, Genghis Khan's youngest son. Military campaign were pursued energetically in Iran during 1250. और दूसरा दबाव तब शुरू हुआ जब जोकी और औगदेई वंश को अधिकारहीन कर दिया गया था चंगेज़ खां के तुलोई के वंशजों द्वारा। और जब मोंग के गद्दी पर बैठा तो तुलोई का जो कि तुलोई का उत्तराधिकारी था चंगेज़ खान का सबसे छोटा बेटा था। तो इन्होंने बड़े उत्साह से आक्रमण करना शुरू किया और ईरान के ऊपर 1250 में। But Tuluid interest in the conquest of China increased during 1260. Forces and supplies were increasingly diverted into heartland of Mongol dominion. As a result, the Mongol fielded a small unstaffed force against the Egyptian military, and their defeat and increasing preoccupation with China of the Tuluid family marked the end of western expansion of Mongol. Concurrently, conflict between the Jochids and Tuluid descendant along the Russian-Iranian border diverted the Jochids away from further European campaign. तुलुईद जो था जब मोंग के गद्दी पर बैठा तो तुलुईद जो तुलोई का उत्तराधिकारी था चंगेज़ खान के छोटे बेटे बड़े उत्साह के साथ आक्रमण में शामिल तो हुए थे। 1250 के दशक में ईरान पर इन्होंने हमला कर दिया था, लेकिन तुलुईद की दिलचस्पी 1260 के बाद चाइना पर जीत की ज़्यादा थी, इसलिए मिलिट्री फोर्सेस और सप्लाईज़ को उसने उस तरफ बढ़ा दिया था, यानी चाइना की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी आर्मी का था। और इसका नतीजा ये हुआ कि मंगोल ने अपनी कमज़ोर सेना को इजिप्शियन मिलिट्री का सामना करने के लिए भेजा और जाहिर है कि वो हार गए। और तुलुईद परिवार की दिलचस्पी चाइना के प्रति बढ़ने के कारण पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य को बढ़ाने का अंत हो गया। यानी अब उन्होंने सोचा कि अब हम नहीं जाएंगे यूरोपियन की तरफ हमला करने के लिए। द सस्पेंशन ऑफ मंगोल एक्सपेंशन इन द वेस्ट डिड नॉट अरेस्ट देयर कैंपेन इन चाइना विच वॉज रीयूनाइटेड अंडर द मंगोल्स। पैराडॉक्सिकली इट वॉज एट द मोमेंट ऑफ इट्स greatest successes that internal turbulence between the members of the ruling family manifested itself. The next section discusses the factor that led to some of the greatest successes of Mongol political enterprise, but also inhibit its progress. अब देखिए कि जोकिद और तुलुईद उत्तराधिकारियों के आपस में जो विवाद थी रशियन ईरानियन बॉर्डर के पर हुई थी, उससे जोकिद्स जो थे वो यूरोप पर चढ़ाई करने के अपने मकसद से और दूर हो गए थे। और पश्चिम की तरफ मंगोलों की चढ़ाई को रोकने का अर्थ था कि चाइना पर भी उनकी चढ़ाई का अंत हो जाना। लेकिन उनकी चढ़ाई वो चाइना के लिए एकजुट होकर लड़े, लेकिन चाइना में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी इन मंगोलों की और इन्होंने क्या हुआ एकजुट होकर लड़ाई की। परस्पर विरोधी बात ये थी कि सफलता के लिए उनकी अंदरूनी लड़ाई को भी प्रत्यक्ष रूप से उनकी अंदरूनी लड़ाई थी, लेकिन सफलता के लिए वो मिल गए थे। प्रत्यक्ष रूप से उनकी अंदरूनी लड़ाई का पता सबको था, लेकिन इसके बावजूद भी वो खूब मिलजुल कर चाइना के विरुद्ध लड़े। ठीक है, तो अगले सेक्शन में हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जिसमें मंगोलों
को महान राजनीतिक सफलता दिलाई और दूसरी तरफ उनके सामने बाधाएं भी खड़ी की थी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी मंगोल सेना की। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मुझे भी अपने आप को सुधारने का मौका मिलेगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।